काजल, मेरी बहन गांव में अकेली है। मेरी माँ की जाने के बाद अब मेरे अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। इतना बोल दीपक अपनी बहन को लेने के लिए गांव चला जाता है और जब वह अपनी बहन करिश्मा को गांव से शहर लेकर आता है तो अपनी बीवी से मिलवाते हुए कहता है, करिश्मा, ये तुम्हारी भाभी है। काजल, शहर में मैं इसी से शादी करने वाला था, पर माँ की अचानक मौत हो गई, जिस वजह से मैं शादी नहीं कर पाया और सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि मैं तुम्हें भी नहीं बता पाया। और यहाँ आकर मैंने काजल से शादी कर ली। अब तुम यहीं मेरे साथ रहोगी। हमारी भौजी तो बहुत सुंदर हैं। करिश्मा की भाषा सुनते ही काजल को काफी अजीब लगता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, करिश्मा, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, तब तक तुम कपड़े मशीन में डाल देना और हो सके तो मिक्सी में जूस भी बना लेना। हाँ भौजी, डोंट वरी, हम सब कर लेंगे। करिश्मा की बात सुन काजल वहां से चली जाती है और कुछ देर बाद जब आती है तो वो देखती है कि करिश्मा ने ना तो जूस बनाया है और ना ही अब तक कपड़े धोए, जहां तक कि वो बाथरूम में बैठकर अब भी कपड़े धो रही है। करिश्मा, ये क्या किया तुमने? मैंने तुम्हें बोला था जूस बनाकर रखना। इतनी गर्मी हो रही है बाहर, तुमने जूस भी नहीं बनाया और हाथ से कपड़े क्यों धो रही हो? अरे भौजी, हम ठहरे गांव के देसी, ये मशीन वसीन नहीं आवत है हमको चलाना। अच्छा कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी तुम्हें। अभी कपड़े धोना छोड़ो, वरना तुम्हारे भाई ने देख लिया तो उन्हें लगेगा कि मैं तुमसे घर के काम करवाती हूँ। काजल करिश्मा से कपड़े छीन कर सारे मशीन में डाल देती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन काजल अपनी माँ से कहती है, करिश्मा, मैं ये फिश टैंक लेकर आई थी, अच्छा लग रहा है ना? पर इसमें 2 या 3 ही फिश बची है। सोच रही हूँ कि 1-2 दिन में फिश लेकर आ जाऊं। अच्छा वैसे आज मुझे कमरे की सफाई करनी है, तो क्या तुम बाजार से सब्जी ले आओगी? याद है ना रास्ता? अरे भौजी, हमारी याददाश्त बड़ी तेज है, एक बार जाते हैं तो सब माइंड में फिट हो जाता है। इतना बोलकर करिश्मा पैसे और सब्जी का थैला लेकर बाहर आती है, जहाँ उसकी नजर कुछ मछलियों पर पड़ती है। भौजी को अपने फिश पार्ट के लिए मच्छी चाहिए थी। बेचारी भौजी हमारी बहुत काम करत है, फिश लेने के लिए क्या वो इस गर्मी में आए, हम ही ले लेते हैं। इतना बोलकर करिश्मा फिश लेने जाती है, जहाँ उसकी भाषा नहीं समझ पाती है, तो वहाँ पवन आकर उसे फिश दिलवाता है। अब करिश्मा फिश लेकर घर आती है और फिश टैंक में फिश रख देती है। तभी वहाँ काजल की पड़ोसन सपना आती है, जो काजल की फिश टैंक में खाने वाली फिश देखकर जोर जोर से हंसती है। अरे तेरी नंद तो बड़ी गवार है, उसे इतना भी नहीं पता फिश पॉट में दूसरी फिश रखी जाती है। उसने तो खाने वाली बाहर मार्केट से फिश लाकर पूरा फिश टैंक भर दिया। करिश्मा, ये सब क्या है? जब तुम्हें नहीं पता फिश टैंक के बारे में तो अपना दिमाग क्यों चलाती हो? क्या मैंने तुम्हें बोला था फिश लाने को? हमेशा उल्टे काम ही करती हो। भाऊजी नाराज काहे होती हो? हम तो केवल आपकी मदद करत रहे। मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ अपने कमरे में। काजल अपनी नंद को डांट देती है और करिश्मा अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद सपना काजल को भड़काती है। अरे तेरी नंद तो बड़ी गवार है, मैं तो कहती हूँ उसकी शादी करवाकर अपना पीछे छुड़ा ले। करिश्मा की बढ़ती बेवकूफियां देख काजल भी परेशान होने लगती है और अपनी नंद से पीछा छुड़ाने के लिए लड़के देखने लगती है। ये देखो दीपक, हमारी करिश्मा के लिए कितना अच्छा रिश्ता आया है। लड़का बेंगलुरु में रहता है और बहुत अच्छी कंपनी में भी काम करता है। काजल, तुमने और मैंने करिश्मा की शादी की बात भी नहीं करी और तुम रिश्ता लेकर आ गई। पहले मुझसे पूछ तो लेती। और मैं अपनी बहन की शादी इतनी दूर नहीं करने वाला, मना कर दो इस रिश्ते के लिए। लड़का बहुत अच्छा है। मेरी बहन को ध्यान से देखो, क्या कमी है उसमें? वो भी बहुत अच्छी है, इसलिए मैं अपनी बहन को खुद से दूर नहीं भेज सकता। मेरे अलावा उसका है ही कौन इस दुनिया में? दीपक अपनी बहन को ज्यादा दूर नहीं भेजना चाहता था, इसलिए वह रिश्ते के लिए साफ साफ मना कर देता है, जिस वजह से करिश्मा का मुंह बन जाता है और बड़ी मुश्किलों से काजल सपना की मदद से एक और रिश्ता देखती है। देखो दीपक, सपना ने एक ये लड़का भी देखा है। उनका खुद का बिजनेस है और वो मुंबई में रहते हैं। दिल्ली ज्यादा दूर भी नहीं है। कल लड़के वाले आ रहे हैं, एक बार लड़का देख लेते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो मना कर देंगे। काजल, रहना मेरी बहन को है, मुझे नहीं। अगर उसे लड़का पसंद नहीं आएगा तो हम इस रिश्ते के लिए मना कर देंगे। कैसे दीपक को समझाऊं? इसकी बहन से अब मैं परेशान हो गई हूँ। जानबूझकर मैं इस गवार को खुद से दूर करना चाहती हूँ ताकि ये बार बार मुंह उठाकर यहाँ ना आए। पर कोई बात नहीं, कल बस एक बार लड़के वाले आ जाए, फिर इस गवार को तो मैं मना ही लूंगी। अगले दिन कुछ लड़के वाले करिश्मा को देखने आने वाले थे, पर तभी काजल की तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से करिश्मा अपनी भाभी को आराम करने देती है और ठंडे पानी से पट्टी करती है और खुद अकेली मेहमानों के लिए सारा खाना बनाती है। कुछ ही देर में लड़के वाले करिश्मा को देखने घर आते हैं, पर लड़के की हाइट देखते ही करिश्मा का मुंह बन जाता है और वो रसोई में आते हुए अपने भाई से कहती है, भैया, गांव में सब कहत रहे हम बहुत ही सुंदर है, फिर भौजी हमरे लिए इनाटा लड़का काहे ढूंढी। कोई बात नहीं करिश्मा, अगर तुझे नहीं लड़का पसंद तो मैं अभी बाहर जाकर सबके सामने मना कर देता हूँ।
करिश्मा के कहने पर दीपक बाहर जाकर लड़के वालों को मना कर देता है। ये देख काजल को बहुत गुस्सा आता है और सभी के जाने के बाद गुस्से में जब काजल रसोई में काम कर रही होती है तो कांच का ग्लास उसके पैरों पर गिर जाता है, जिस वजह से उसके पैरों से खून आने लगता है। तभी वहां भागती हुई करिश्मा आती है और अपनी भाभी के पैर में पट्टी करने लगती है। दूर हट मुझसे, मुझे तेरा झूठा प्यार नहीं चाहिए, सब तेरी वजह से हुआ है। मैं तेरा भला चाहती हूँ और तेरे इतने नाटक चल रहे हैं। अरे तुझ गवार से कौन शादी करेगा अगर ऐसे ही नाटक रहे तो। काजल करिश्मा को डांट कर वहां से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब काजल सपना से मिलने उसके घर जा रही होती है तो उसकी नजर पवन पर पड़ती है, जो कश्मीर में काम करता था। अरे यार सपना, क्या बताऊं तुझे, मेरी नंद के तो इतने नाटक हैं कि कुछ पूछो ही मत। वैसे हमारी सोसाइटी में ये नया लड़का कौन है? अरे ये कश्मीर में काम करता है, अपने माँ बाप से मिलने के लिए आया है कुछ दिन, बस इसके लिए भी लड़की देख रहे हैं। बगल में छोरा, शहर में ढिंढोरा। मेरी नजर इस लड़के पर पहले क्यों नहीं गई? क्यों ना मैं अपनी नंद की शादी इसी लड़के से करवा दूं और क्या पता ये मेरी नंद को अपने साथ कश्मीर ले जाए और कभी कभी बस अपने माता पिता से मिलने आए। और क्योंकि इसकी फैमिली यही है तो किसी को इस रिश्ते से एतराज भी नहीं होगा। पवन को देख काजल मन ही मन अपनी नंद का रिश्ता उससे तय करवाने के बारे में सोच लेती है। तो वहीं उदास करिश्मा बाहर आती है और उसकी मुलाकात पवन से होती है। अरे क्या कर रही हो तुम? आगे गड्ढा है, दिखाई नहीं दे रहा? अरे छोड़ो बदमाश गुंडे, कोई मेरी मदद करो इन गुंडों से। इका दो बदमाश गुंडे बेचारी इस बूढ़ी औरत का सामान छीन रहे हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। करिश्मा पवन के साथ मिलकर पास में रखा डंडा और पत्थर उठाकर गुंडों को मारते और गुंडे वहां से भाग जाते हैं, जिसके बाद करिश्मा उस बूढ़ी औरत को अपने साथ घर लाती है। माँ, आप यहाँ सब ठीक तो है? अब भाऊजी ये आपकी माँ है, हम आपके लिए पानी लाते हैं। इतना बोल करिश्मा पानी लेने के लिए रसोई में जाती है। माँ तुम ठीक तो हो और मेरी गंवार ननद ने आपको परेशान तो नहीं किया? अरे काजल ये क्या बोल रही है? तेरी नंद भले ही गांव की है पर वो बहुत अच्छी है। अगर आज वो ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। उसने मेरी जान बचाई है, बहुत अच्छी है तेरी नंद। काजल अपनी माँ के साथ बात कर ही रही होती कि तभी पवन और सपना उसके घर आते और टीवी चलाकर न्यूज दिखाते हुए काजल से कहते हैं, ये देखो काजल, कश्मीर के हालात कितने बिगड़ चुके हैं। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, अब तुम ही बताओ कौन जाएगा ऐसे दहशत वाली जगह घूमने। मैं तो वहाँ काम करता हूँ, अच्छा हुआ जो मैं यहाँ हूँ। अब तो सोचा हूँ कश्मीर छोड़ ही दूं, आए दिन यहाँ ऐसी घटना घटती है, अब तो डर लगने लगा है। मेरी नंद कितनी अच्छी है और मैं अपनी नंद के बारे में कितना बुरा सोच रही थी। उसे खुद से दूर करने के लिए उसे कश्मीर भेजना चाहती थी, जहाँ हर पल उस पर मौत का साया बना रहता। काजल, मैंने तुझे ये परवरिश तो नहीं दी, तेरी नंद इतनी अच्छी और तू उसके लिए इतना बुरा सोच रही थी। पर भगवान का शुक्र है जो समय रहते तेरी आंख खुल गई। ये न्यूज देख और लोगों की बात सुन काजल की आंखें खुल जाती हैं और वो अपनी नंद को खुद से दूर करने का फैसला बदल देती है। तो वहीं पवन भी दिल्ली में ही रहकर काम देखता है और बहुत जल्द पवन और करिश्मा की शादी हो जाती है और अब करिश्मा अपने भैया भाभी की नजरों के सामने रहती है। कितना मजा आ रहा है ना इस पानी से बड़े गड्ढे में खेलने में। सारी गर्मी उड़न छू हो गई, वरना पहले तो इतनी घमासान गर्मी में घर से बाहर कदम रखने का मन नहीं करता था। और नहीं तो क्या, कितना अच्छा लग रहा है ना। एक काम करती हूँ, मैं नींबू पानी बनाकर ले आती हूँ, फिर जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना वो हीरोइन जूस पीते हुए पानी में मस्ती करती है, हम भी ऐसा ही करेंगे। अरे सुनीता बहू, इन मिट्टी के बर्तन में तो कितनी जल्दी अच्छे से दही जम जाती है और तुम लोगों का ये जुगाड़ जमीन खोदकर उसके अंदर बर्तन रखने का, देखो सारा खाना बिल्कुल सही है, कुछ भी खराब नहीं हुआ। माँ जी, हमने जुगाड़ ही इस तरह के लगाए हैं कि जिससे हम गर्मी से राहत पा सकें। चलो, सारी छत अच्छे से भीग गई है, अब रात में ठंडक होगी पूरे घर के अंदर। घमासान गर्मी से बचने के लिए जहां लोगों ने अपने घरों में एसी कूलर चलाकर 24 घंटे घर में बैठते, कभी लस्सी पीते तो कभी ठंडी ड्रिंक पीते, वहीं इन सब के बीच इन पांचों बहू ने अपने घर में गर्मी से बचने के लिए ऐसे कई तरह के जुगाड़ करके रखे थे। तो आइए इस कहानी में हम इन सभी जुगाड़ों को जानते हैं। क्या पता आने वाले समय में ये जुगाड़ हमारे भी कुछ काम आ जाए। आखिरकार ठंड का मौसम खत्म हुआ और गर्मी का शुरू। हमारे गांव में तो साल भर ठंडा ही मौसम रहता था। यहाँ का मौसम कैसा है? ठंड तो यहाँ काफी कड़ाके की पड़ी है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ ज्यादा गर्मी पड़ती होगी। तो ज्यादा गर्मी की बात कर रही है? इस गांव में मैं मई जून अप्रैल का महीना ऐसा गुजरता है जैसे मानो सूर्य देवता खुद इस गांव में आकर बैठ गए हो। बड़ी भयंकर गर्मी पड़ती है। पिछले साल तो पूछो ही मत, ऐसा लगा था कि पिछले साल की गर्मी हम सबकी आखिरी गर्मी होगी। अभी तो मौसम ठीक ही है, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या हाल होता है गर्मी से हमारा।
मुश्किल से 2 से 3 हफ्ते ही गुजरे थे और इन 5 बहू के गांव में काफी भयंकर गर्मी पड़ जाती है। गर्मी से हर किसी का हाल बेहाल था। अमीर लोगों ने तो अपने घरों में गर्मी से बचने के लिए एसी कूलर लगवा लिए थे, लेकिन गरीब लोग तो बस जैसे तैसे करके इस गर्मी को बर्दाश्त कर रहे थे। अरे जरा देखना, मैंने कल रात को लस्सी के लिए दही जमने के लिए डाली थी, सारी की सारी दही फट गई। ये दूसरी बार हुआ कि सारी दही फट गई। कितना नुकसान हो गया हमारा। अरे तुम दही की बात करियो, कल रात को जो मैंने सब्जी बनाई थी ना, सुबह होने तक सारी सड़ गई। इतनी गंदी बदबू आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि सब्जी कल रात नहीं बल्कि कई हफ्तों पहले बनाई हो। शुरुआत की गर्मी में ये हाल हो रहा है हमारा, न जाने आने वाले महीने में क्या ही होगा। दिन तो दिन, रात में भी गर्मी में सुकून नहीं है। एक काम करते हैं, बाजार जाकर मिट्टी के मटके ले आते हैं, उसमें पानी काफी ठंडा रहता है। कम से कम गर्मी में ठंडा पानी तो पीने को नसीब हो। सभी बहुएं शाम होने तक का इंतजार करती हैं और जैसे ही शाम होती है तो सभी मटके लेने के लिए कुम्हार की दुकान पर आती हैं, जहां वो मिट्टी के बर्तन, मटके और बोतल के दाम सुनकर हैरान हो जाती हैं। कुछ सालों पहले तक मिट्टी के मटके 70 रुपए में आ जाते थे, लेकिन अब देखो 400 रुपए का एक मटका है। और जरा ये मिट्टी की बोतल तो देखो, बाप रे बाप, 500 रुपए की है। ये गर्मी ही तो होती है इन लोगों के पास अपना सामान बेचने के लिए। गर्मी में तो लोग मिट्टी के बने हुए बर्तन, मटके सब लेते ही हैं। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है। छोड़ो, लगता है अब गर्म पानी पीकर ही काम चलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, अगर हम लोग चाहें तो मिट्टी के बर्तन, मटके घर में भी बना सकते हैं। लेकिन कैसे? हमें तो मिट्टी के बर्तन बनाने आते ही नहीं है। क्या तुम्हें आता है? शादी से पहले जब मैं अपने मायके में रहती थी तो हमारे पड़ोस में एक कुम्हार का परिवार था। वो लोग रोज मिट्टी के बर्तन बनाते थे। उन्हें देखकर मैंने भी थोड़े बहुत बर्तन बनाने सीख लिए थे। एक बार कोशिश करके देखती हूँ, क्या पता बन जाए। शालू मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए ढेर सारी मिट्टी लाती है और उसमें पानी मिलाकर मिट्टी के कुछ मटके, बर्तन और बोतल बना लेती है और उसके सूखने तक इंतजार करती है। सूखने के बाद जब शालू उनमें पानी रखती है तो कुछ घंटे में वो पानी बर्फ जितना ठंडा हो जाता है। तुमने तो कमाल कर दिया, पानी तो बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा हो गया है। अब तो बाहर से बर्फ लाने की भी कोई जरूरत नहीं है। पैसे भी बच गया और गर्मी से भी थोड़ा बहुत छुटकारा मिला। कुछ दिन गुजर जाते हैं। मिट्टी के बर्तन, मटके बनाकर इन सभी बहुओं के गले को तो राहत मिल चुकी थी, लेकिन बढ़ती गर्मी से घर में सबका बुरा हाल था। पूरा दिन इनका घर किसी भट्टी की तरह भभकता। अब तो मेरा घर में रहने का भी मन नहीं करता, लेकिन बाहर भी तो जा नहीं सकते ना। अगर बाहर निकले तो बिल्कुल करेले की तरह भुनकर काले हो जाएंगे। मेरे गांव में तो सभी लोगों के मिट्टी के ही घर थे। मिट्टी के घर में कितनी ठंडक रहती थी। काश हमारा घर भी मिट्टी का बना होता। तो हमारा घर तो ईंट का है, तभी इतना भपकता है। और ये तो हम इसे मिट्टी का बना सकते हैं ना। अब तोड़कर तो नया घर नहीं बना सकते, क्यों ना इस ईंट के बने घर के अंदर और बाहर से मिट्टी के अच्छे से लिपाई कर देते हैं और रोज उन्हें पानी से गीला करेंगे, जिससे घर में ठंडक बनी रहेगी। अरे तो फिर देरी किस बात की, चलो चलते हैं। सभी बहुएं ढेर सारी मिट्टी का घोल बनाती हैं और घर के अंदर और बाहर अच्छे से घर की लिपाई कर देती हैं, जिसके बाद अब महिमा पूरी छत को गीली बोरियों से ढकने लगती है, जिसे देख शालू, ये तुम क्या कर रही हो? छत को गीली बोरी से क्यों ढक रही हो? जब मैं पहले बर्फ लेने जाती थी तो बर्फ की बड़ी बड़ी सिल्लियों को भी बोरी से ही ढका होता था। उसी को देखकर मुझे ये जुगाड़ सूझा। अब हम हर रोज बोरी को गीला करेंगे, जिससे छत पर रखी सारी बोरियां गीली होंगी और घर में ठंडक भी रहेगी। महिमा का ये जुगाड़ काम तो कर जाता है, लेकिन हर रोज शाम में बार बार बोरियां गीली करना उन सभी लोगों को काफी ज्यादा भारी पड़ता है। बाल्टी भर भर के इसके ऊपर पानी डालना पड़ता है। रोज रोज 1 घंटा तो इसी में ही गुजर जाता है। ये जुगाड़ था या काम बढ़ाने का नया तरीका? ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। करुणा मंडी से सब्जी लेकर घर आ रही होती है कि तभी उसकी नजर एक पार्क में पड़ती है, जिसके बीचों बीच एक फव्वारे वाला नल लगा था, जिसका पानी उड़ उड़ कर काफी दूर जा रहा था। ये देख करुणा को एक जुगाड़ सूझता है और वो घर आकर अपने पति से पाइप मांगती है और उन सबको एक में एक जोड़ उस पाइप का कनेक्शन आंगन में लगे नल में लगा देती है। साथ ही छत पर इस पाइप के बीच एक फव्वारे वाला नल का लगा देती है, जिससे आंगन का नल चालू करते ही सारा पानी उड़कर अपने आप बोरियों पर जा गिरता है। क्या बात है करुणा, मानना पड़ेगा, क्या जुगाड़ किया है। हमारी मेहनत भी बच गई और गर्मी से छुटकारा भी मिल गया। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। प्रीति सुबह सुबह मंदिर से घर लौट रही होती है कि तभी वो कुछ लोगों को उनके घर के बाहर बैठकर बांस से हाथ, पंखा, टोकरी और सामान बनाता देखती है, जिसे देख, बचपन में मैं बांस से कितना कुछ बनाया करती थी। जब बड़ी हो गई तो अपने आप ही ये सब छोड़ दिया। कोई बात नहीं, अभी भी कौन सी देरी हुई है।
प्रीति उन बांस की लकड़ियों से हाथ पंखा बनाती है, जिससे घर में सभी को रात में सोने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। और हाथ पंखे से भी लोग आराम से। इसी के साथ अब करुणा घर की जमीन की भी अच्छे से लिपाई कर देती है, जिससे अब जमीन भी काफी ठंडक भरी रहती है। छोटे मोटे जुगाड़ करके हम थोड़े बहुत तो गर्मी से बच गए, लेकिन अब इस लू का क्या करें? खिड़की दरवाजे से सीधा गर्म लू घर के अंदर आती है। दरवाजा खिड़की अब पूरा टाइम तो बंद करके नहीं रख सकते ना। इसका भी जुगाड़ मिल गया है मुझे। ये देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। इन कपड़ों को मैंने गीला कर दिया है अच्छे से। अब इन्हें हम अपने खिड़कियों दरवाजों पर टांग देते हैं, जिससे घर के अंदर लू नहीं आ सकेगी। करुणा ऐसे ही करती है, जिसके चलते अब घर के अंदर ज्यादा गर्म लू नहीं आ पाती और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। आज आप लोगों को आने में काफी समय लग गया। वो हमारे मालिक के घर में स्विमिंग पूल बन रहा है ना, तो इसलिए मालिक आज फैक्ट्री देरी से आए थे और आज तो दिहाड़ी का दिन भी था, इसलिए आने में देरी हो गई। हमारे मालिक का सही है, अब घर में स्विमिंग पूल बन गया है। रोज ठंडे पानी में मालिक गर्मी में मजे करेंगे। काश हमारे नसीब में भी ऐसा ही कुछ लिखा होता। अनिल की बात सुनकर सभी बहुएं एक दूसरे की तरफ देखती हैं और एक साथ ही उनके दिमाग की बत्ती भी जलती है। और अब सभी बहुएं अगले दिन आंगन में बड़ा सा गड्ढा करती हैं और उसके अंदर तिरपाल बिछा देती हैं और साथ ही उसमें ढेर सारा पानी भी भर देती हैं। और अब उस पानी के भरे गड्ढे में उतरकर पानी में काफी मस्ती करने लगती हैं। और इसी तरह के जुगाड़ से स्विमिंग पूल भी तैयार हो जाता है। पांचों बहू के किए हुए सभी जुगाड़ से पांचों बहू और उनका पूरा परिवार गर्मी से अच्छा खासा बच रहा था। तुम पांचों बहुओं ने कमाल कर दिया। खाने से लेकर पीने तक हर छोटी बड़ी चीज का इतनी अच्छी तरीके से जुगाड़ किया है ना। अब तो गर्मी से राहत ही राहत है। बिना पैसे खर्च करे गर्मी से पूरी तरह से छुटकारा मिल गया हमें। ये तो कुछ भी नहीं है, आगे तो हमने और भी कई तरह के जुगाड़ सोचे हैं। अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा जुगाड़ भी बढ़ेंगे। अब सभी बहुएं अपने ससुराल वालों और अपने किए हुए जुगाड़ के साथ हंसी खुशी रहती हैं।